Good morning, dear student. Today we will start our lesson, that is Nazism and the rise of Hitler. Before these lessons, I gave you new concept, new words. Hope you understood those concepts and words. Now, line to line, we will understand the lesson Nazism and the rise of Hitler. Already in new words, I told you what is meant by Nazism. So, in this lesson, we will understand how in a Germany country the Nazism and the arrival of Hitler, rise of Hitler was there, that we will understand line to line. In the spring of 1945, a little 11-year-old German boy called Helmut was lying bed when he overheard his parents discussing something in serious tones. मतलब 1940 ईयर की बात है, स्प्रिंग सीजन चल रहा था. उस समय 11 साल का एक जर्मन लड़का अपने बेडरूम में पड़ा हुआ था, सो रहा था. तो गहरी नींद में नहीं था वो, तो वो अपने मम्मी और पापा का कुछ डिस्कशन उसके कानों पर आ रहा था. तो क्वेश्चन कैन कम दैट हु वाज Helmut, what he heard. So we can say Helmut was an German boy who heard the discussion of his parents, mother and father. His father, a prominent, the meaning of prominent means important. His father, a prominent physician. Physician का मतलब यहाँ है डॉक्टर, एक important डॉक्टर थे. His father, a prominent physician, deliberated with his wife whether the time had come to kill the entire family or if he should commit suicide alone. Wow, see, surprising thing. The discussion of husband and wife on suicide. हस्बैंड और वाइफ का डिस्कशन चालू था. जो कौन सुन रहा था? हेलमेट सुन रहा था. क्या डिस्कशन चल रहा था? मतलब हेलमेट के फादर अपनी वाइफ से बात कर रहे थे कि अब समय आ गया है कि पूरी फैमिली ने सुसाइड, आत्महत्या करने का, या फिर वो अलोन, अकेला ही हेलमेट का फादर सुसाइड कर ले. तो सी स्टूडेंट, दिस इज अ सरप्राइजिंग क्वेश्चन that what may be the reason that Helmut father wanted to do a suicide. So that answer we will get in further topic. If from starting, if you read this lesson, then you will understand what was the reason that Helmut father was going to suicide. वो आगे दिया है, आगे हम देखेंगे. His father spoke about his fear of revenge, saying, "Now the Allies will do to us what we did the crippled Jews." Now see, उसके पापा क्या बोल रहे थे उसके वाइफ के साथ, हेलमेट के मम्मी के साथ, कि अब एलिस जो है, अब यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज मीन बाय एलिस. तो सी डियर स्टूडेंट, First World War and Second World War occur between two groups. First group was known as Allies group. Allies group में रशिया, फ्रांस एंड यूके, ये तीन कंट्री थे, रशिया, फ्रांस एंड यूके. दूसरा ग्रुप था एक्सिस ग्रुप, जिसमें थे जर्मनी, जापान एंड इटाली. एलिस ग्रुप में कौन थे? रशिया, फ्रांस एंड यूके. और एक्सिस ग्रुप में थे जर्मनी, जापान एंड इटाली. तो ये दो ग्रुप के बीच फर्स्ट वर्ल्ड वॉर फ्रॉम 1914 टू 1918, 1914 से लेकर 1918, ये दो ग्रुप में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ. फिर से 1939 से लेकर 1945 के बीच में फिर से ये दो ग्रुप में वॉर हुआ, जिसमें बहुत ही मात्रा में सोल्जर का डेथ हुआ, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम हुआ, बहुत ही नुकसान हुआ. तो दिस इज अ लेसन फॉर ऑल द वर्ल्ड. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर एक एग्जाम्पल है डिवास्टिंग, जिसमें लैक्स ऑफ सोल्जर्स, लैक्स ऑफ करोड्स ऑफ इकोनॉमी का स्पॉइल हुआ.
तो अभी हेलमेट के फादर क्या बोल रहे हैं, नाउ द एलिज विल डू अस व्हाट वी डीड टू द क्रिपल ज्यूज। मतलब हेलमेट के फादर अब डर रहे थे, मतलब यहाँ क्लियर बात है, वो क्या बोल रहे हैं कि एलिस ग्रुप विल टेक द रिवेंज। एलिस ग्रुप मतलब नाउ रशिया फ्रांस यूके विल टेक द रिवेंज ऑफ हेलमेट। तो बात सच्ची है कि हेलमेट के फादर फिर कौन से ग्रुप में होंगे, डेफिनेटली एक्सिस ग्रुप में होंगे, मतलब जर्मनी, जापान और इटाली के ग्रुप में होंगे। तो हेलमेट के फादर जो थे वो हिटलर के सपोर्टर थे, जर्मनी में रहते थे वो और हिटलर को सपोर्ट करते थे। नाउ द एलिज विल डू अस व्हाट वी डीड द क्रिपल एंड ज्यूज। यहाँ एक नया वर्ड आया है, क्रिपल्ड। द मीनिंग ऑफ क्रिपल्ड इज अनेबल टू वॉक प्रॉपरली। अपाहिज लोग, अपंग लोग जो होते, जो चलने फिरने लायक नहीं होते। एंड ज्यूज मतलब यहाँ बात क्लियर है कि जर्मनी ने ज्यूज के साथ बहुत ही अन्याय किया था। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उसमें जो हिटलर था, एडोल्फ हिटलर, उसने जर्मनी में जो भी ज्यूज होते थे, जिप्सीज होते थे, रशियन होते थे, उनके ऊपर वो बहुत ही अत्याचार अन्याय करता था। क्योंकि एडोल्फ हिटलर जो था, ही वॉज गिविंग मोर इम्पोर्टेंस टू ओनली जर्मन people. He was giving importance to Aryan people. Aryan means जर्मन पीपल को ही वैल्यू देता था। और जो जिप्सीज, रशियन या पोलिश बच्चे थे जर्मनी में, उनको वो मार देता था। तो हाउ ही वॉज किलिंग द पोलिश पीपल, हाउ ही वॉज किलिंग टू द रशियन, और वी कैन से जिप्सी और ज्यूज, दैट वी विल सी इन दिस लेसन। तो ये जो हेलमेट के फादर थे, ही वॉज अ सपोर्टर ऑफ हिटलर। अब हिटलर का सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हार हुआ था। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी हार गया था। इस कारण जर्मनी ने जो भी अत्याचार अन्याय किए थे रशिया, फ्रांस और यूके के ऊपर, अब उसका बदला वो लेने वाले थे। इसीलिए अब हेलमेट के फादर डरे हुए थे, क्योंकि जर्मनी लूज द वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हार गया था। अब जर्मनी ने जो भी अत्याचार अन्याय किए थे उसका बदला कौन लेने वाला था, रशिया, फ्रांस और यूके लेने वाला था। इसलिए हेलमेट के फादर बोल रहे थे कि अब युद्ध हम हार गए, इसलिए अब हमने जो भी गलत बातें की थी रशिया, फ्रांस और यूके के ऊपर, अब वो बदला लेंगे लोग। इसलिए अब हमने अगर नहीं मरे तो वो हमको मार डालेंगे, ऐसा वो बात कर रहे थे। द नेक्स्ट डे ही टुक हेलमेट टू द वुड्स where they spent their last happy time together singing old children's songs। फिर अगले दिन उसके पापा ने, पूरी फैमिली हेलमेट को लेकर वुड मतलब जंगल में गए। वहाँ उन्होंने बचपन के सॉन्ग गाए। पिकनिक को कैसे जाते हैं हम, वैसे वो गए थे। लेटर हेलमेट्स फादर शॉट हिमसेल्फ इन हिज ऑफिस। शॉट, दिस इज द पास्ट वर्ब ऑफ शूट, मतलब बाद में अगले दिन हेलमेट के फादर ने ऑफिस में अपने आप को गोली मार दी, मतलब सुसाइड कर लिया। हेलमेट रिमेंबर दैट ही सॉ हिज फादर ब्लडी यूनिफॉर्म बीइंग बर्न्ड इन द फैमिली फायर प्लेस। फिर हेलमेट में देखा कि उसके फैमिली में जो उसके पापा का ड्रेस था, वह ड्रेस को जो फायर प्लेस होता है घर में, उसको वहाँ जला डाला। सो ट्रोमिनाइट, ये एक नया वर्ड है, ट्रोमिनाइट्स। आप अंडरलाइन उसका मीनिंग लिख लो, व्हाट इज मीन बाय ट्रोमिनाइट। एन इवेंट दैट कॉजेज ग्रेट डिस्ट्रेस। द मीनिंग ऑफ ट्रोमिनाइट क्या है, एन इवेंट दैट कॉजेज ग्रेट डिस्ट्रेस, मतलब ऐसा इवेंट जो हमको दुख देता है एज ए स्टूडेंट, एज ए ह्यूमन बीइंग। कभी कभी हमारे साथ ऐसे हादसे होते हैं, मतलब कोई हमारे फैमिली का बीमार पड़ता है बहुत मात्रा में, या कोई मर जाता है, एक्सीडेंट होता है किसी का, तो हमको बहुत ही एक डिस्ट्रेस में हम जाते हैं, तो उसको बोलते हैं ट्रोमिनाइट, मतलब एकदम डिस्ट्रेस में जाना, दुख में चले जाना। So traumatized was he by what he had overheard and what happened that
he reacted by refusing to eat at home for the following 9 years. तो हेलमत उस इंसिडेंट के बाद 9 साल तक इतना डरा हुआ रहा कि वो डरता था, घर में खाना जब खाता था फूड तो भी डरता था। उसको लगता था कि उसकी मम्मी फूड में पॉइजन डालकर उसको भी ना मार दे, क्योंकि मदर एंड फादर वेर डिस्कसिंग दैट द टाइम केम टू सुसाइड एज अ होल फैमिली। तो उसके पापा ने सुसाइड कर लिया था, तो वो समझ नहीं रहा था कि वाई हिज फादर सुसाइड, तो इसलिए वो डर रहा था। Although Helmut may not have realized all that it meant, his father had been a Nazi and supporter of Adolf Hitler. अब हेलमेट को ये बात समझ नहीं रही थी कि वाई हिज फादर सुसाइड, उसके फादर ने सुसाइड क्यों किया। बट ये लेसन आपको बता रहा है कि हिज फादर सुसाइड बिकॉज हेलमेट फादर वॉज अ सपोर्टर ऑफ नाजी, ही वॉज अ सपोर्टर ऑफ एडोल्फ हिटलर। मतलब अब क्या हो रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी हार गया था, इस कारण जर्मनी ने जो भी अत्याचार किए थे इंग्लैंड, फ्रांस और रशिया के ऊपर, यूके के ऊपर, अब उसका बदला वो कंट्री लेने वाले थे। इसलिए हिटलर को जो जो लोगों ने सपोर्ट किया था उन लोगों को ये एलिस पावर के कंट्रीज मारने वाले थे, इसलिए वो खुद ही अपनी तरफ से वो सुसाइड करने लगे थे। तो डिड यू अंडरस्टैंड द रीज़न why Helmut's father was suicide? Yes, because Helmut's father was a supporter of Adolf Hitler and Germany now lose the second world war इसी कारण। Many of you will be know something about the Nazi and Hitler। आप सभी को पता होगा कि हिटलर was a dictator of Germany। In Germany the first world war and second world war occurred with Allies power and Axis power। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर का रोल इम्पोर्टेंट था, क्योंकि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ इट इज़ हैपन ओनली बिकॉज ऑफ द एम्बिशंस ऑफ हिटलर, पॉलिसीज ऑफ हिटलर, बिकॉज हिटलर वांटेड टू मेक जर्मनी अ वर्ल्ड पावर स्पेशली इन यूरोप कॉन्टिनेंट। वो बहुत ही महत्वाकांक्षी था, उसकी पॉलिसीज थोड़ी गलत थी, इस कारण उसके कारण ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। यू प्रोबेबली नो ऑफ हिटलर determination to make Germany into a mighty power and his ambition of conquering all Europe। आपको पता था कि हिटलर जो था वो बहुत ही एम्बिशियस था, महत्वाकांक्षी था। वो यूरोप कॉन्टिनेंट में जर्मनी को बहुत पावरफुल करना चाहता था और पूरे विश्व को उसके अंडर वो रखना चाहता था, स्पेशली पहले तो यूरोप कॉन्टिनेंट को। You may heard that he killed Jews। आपने ये भी सुना होगा कि जर्मनी में हिटलर ने जो भी ज्यूज बच्चे थे या लोग थे उनको वो मारता था। मतलब सिर्फ ही वॉज गिविंग द इम्पोर्टेंस टू द जर्मन पीपल ओनली, जर्मन को ही वैल्यू देता था और ज्यूज को वो मार देता था, क्योंकि वो ज्यूज के ऊपर गुस्सा करता था। उसका ऐसा मानना था कि जीसस क्राइस्ट का जो डेथ हुआ, जीसस क्राइस्ट का जो भी डेथ हुआ वो बिकॉज ऑफ द ज्यूज हुआ, इसलिए वो बदला लेना चाहता था। बट नाजिज्म वॉज नॉट वन और टू आइसोलेटेड एक्ट्स। लेकिन नाजिज्म जो था वो सिर्फ जू को मारता था यही एक्ट नहीं थी उनकी, बहुत से गलत एक्ट वो नाजी लोग करते थे। इट वॉज अ सिस्टम, अ स्ट्रक्चर ऑफ आइडियाज अबाउट द वर्ल्ड एंड पॉलिटिक्स। एक स्ट्रक्चर था, एक पॉलिसी थी जो वो ला रहे थे। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट नाजिज्म वॉज ऑल अबाउट। तो चलो हम इस लेसन में समझेंगे कि व्हाट इज मीन बाय नाजिज्म, व्हाट वॉज इट पॉलिसी, एंड बिकॉज ऑफ द नाजिज्म, बिकॉज ऑफ इट्स पॉलिसी, हाउ हिटलर मेक सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हाउ ही लूज द वॉर, एंड देन हाउ हिटलर also
सुसाइड हिमसेल्फ, उसको भी आत्महत्या करनी पड़ी हिटलर को। लेट अस सी व्हाई हेलमट फादर किल्ड हिमसेल्फ एंड व्हाट द बेसिस ऑफ हिज फियर वॉज। तो चलो अब हम यहाँ देखेंगे कि हेलमेट के फादर ने सुसाइड क्यों किया था और क्या कारण था कि उनको सुसाइड करना पड़ा। मीन्स सी स्टूडेंट, दिस लेसन जो है वो एक फ्लैशबैक टेक्निक है। आप कोई मूवीज़, हिंदी मूवीज़ देखते होंगे, है ना, जब मूवीज़ एकदम स्टार्ट होता है तो तुरंत हम देखते हैं कि एक्टर मरा पड़ा हुआ है, उसको गोली हुई लगी हुई रहती है और वो हीरोइन के बाजू में ऐसा पड़ा हुआ रहता है और अपनी स्टोरी सुनाता है कि व्हाई ही इज़ गोइंग टू डाई। फिर हमको वो फिल्म स्टार्टिंग से दिखाई देती है, मतलब फ्लैशबैक टेक्निक बोलते हैं उसको। पहले डायरेक्ट एक्टर को मरा हुआ दिखाएंगे और वो अपनी स्टोरी, उसको गोली लगी हुई दिखाएंगे, हीरोइन को बताएंगे कि क्या हुआ मेरे साथ, क्या हुआ, फिर स्टोरी चालू होती है पहले से। तो पहले हेलमेट के फादर ने अपने आप को गोली मार दी, फिर ये लेसन आपको बता रहा है कि व्हाई हेलमेट फादर हैड अ सुसाइड। फिर हमको ये लेसन बता रहा है कि हेलमेट फादर वाज अ सपोर्टर ऑफ एडोल्फ हिटलर। बाद में हु वाज एडोल्फ हिटलर, व्हाई, व्हाट पॉलिसीज ही डिड, एंड ये इस प्रकार से एक फ्लैशबैक टेक्निक है। मतलब अब धीरे धीरे लेसन चालू होने वाला है। In May 1945, Germany surrendered to Allies। 1945 में जर्मनी में क्या किया था? एलिज मतलब रशिया, फ्रांस और यूके के आगे उन्होंने सरेंडर किया था, मतलब हार गए थे वो। एंटीसिपेटिंग एक नया वर्ड आपको मिला है। एंटीसिपेट का मतलब होता है टू एक्ट बिफोर। द मीनिंग ऑफ एंटीसिपेट इज टू एक्ट बिफोर। एंटीसिपेटिंग व्हाट वाज कमिंग, Hitler, his propaganda minister Goebbels, क्वेश्चन कैन कम, who was the propaganda minister of Hitler, तो नाम क्या आएगा? Goebbels। and his entire family committed suicide collectively in his Berlin bunker in April। यहाँ एक नया वर्ड आपको मिला है, बंकर। बंकर का मतलब होता है अंडरग्राउंड शेल्टर फॉर यूज इन वार टाइम। फिर से समझो मीनिंग ऑफ बंकर, अंडरग्राउंड शेल्टर फॉर यूज इन वार टाइम। वार टाइम के समय जो बंकर का यूज़ होता है ना, सोल्जर करते हैं। तो हिटलर का जो प्रोपेगेंडा मिनिस्टर है और उसका पूरा फैमिली अलॉन्ग विथ हिटलर, उन्होंने बर्लिन बंकर में क्या किया था? सुसाइड कर लिया था। क्वेश्चन कैन कम, वेयर डिड हिटलर and his propaganda minister and his family suicide? तो in बर्लिन बंकर। अब हिटलर ने भी सुसाइड किया था। अब हिटलर ने क्यों सुसाइड किया था उसका स्टोरी बाद में चालू होने वाला। फ्लैशबैक टेक्निक से पहले व्हाई हिटलर सुसाइड वो बताया गया है। एट द एंड ऑफ द वॉर एंड इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल एट Nuremberg was set up to prosecute Nazi war criminal for crimes। तो ये जो एक नया वर्ड हमको मिला है, इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल, इसका मतलब क्या होता है? अ कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल मतलब अ कोर्ट ऑफ जस्टिस, मतलब एक न्यायालय था जिसने एक निर्णय दिया था। एक और वर्ड आपको आया है प्रोसिक्यूट। प्रोसिक्यूट, प्रोसिक्यूट का मीनिंग है टू ऑफिशियली चार्ज somebody with a crime and try to show that he is guilty in court। फिर से सुनो, प्रोसिक्यूट का मीनिंग टू ऑफिशियली चार्ज somebody with a crime and try to show that he is guilty in court। मतलब फिर से हम देखेंगे, एट द एंड ऑफ द वॉर एन इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल एट न्यूरेमबर्ग वॉज सेटअप। तो न्यूरेमबर्ग ये जगह था, प्लेस था, वहाँ एक इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल कोर्ट जो अब निर्णय देने वाला था ऑन द एक्टिविटी ऑफ जर्मनी टू प्रोसिक्यूट नाजी वॉर क्रिमिनल्स फॉर क्राइम्स। मतलब बिकॉज ऑफ जर्मनी, बिकॉज ऑफ एडोल्फ हिटलर, जो सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था,
उसमें जो भी लॉस हुआ था रशिया, फ्रांस और यूके का, तो उसके लिए दिस इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल, ये कोर्ट ने जर्मनी को रिस्पॉन्सिबल पकड़ा था। अब इस कारण अब जर्मनी को कुछ ना कुछ पनिशमेंट, कुछ ना कुछ पेनल्टी देना पड़ रहा था। किसको? एलिज ग्रुप को, रशिया, फ्रांस और यूके को, क्योंकि बिकॉज ऑफ द एडोल्फ हिटलर ओनली सेकेंड वॉर हुआ था और उसमें लैक्स ऑफ सोल्जर्स और पैसा बर्बाद हुआ था। Germany's conduct during the war, especially those action which ये यहाँ नया वर्ड आया है, आपको पता है, दिस इज अ न्यू वर्ड एलिज, जो मैंने आपको बताया था। came to be called against humanity, raised serious moral and ethical question and invited worldwide condemnation। एक नया वर्ड हमको मिला है, कंडेम्शन। इसका मतलब होता है डिसअप्रूवल, अमान्य करना, कोई बात को एक्सेप्ट न करना। तो वर्ल्ड लेवल पर, पूरे विश्व में द एक्शन ऑफ जर्मनी वॉज क्रिटिसाइज्ड by specially allies इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया और अदर कंट्रीज। इसके लिए, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए जर्मनी को रिस्पॉन्सिबल पकड़ा गया। व्हाट वेर दिस एक्ट्स, तो ये एक्ट क्या थे, मतलब जर्मनी ने ऐसा क्या किया था, वो अब हम देखने वाले हैं। एवरी पैराग्राफ ऑफ दिस लेसन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Under the shadow of Second World War, Germany had waged a genocidal war. New word we got, genocidal। genocidal का मीनिंग भी यहाँ दिया है टेक्स्ट बुक में, आप देख सकते हैं दिस वर्ड genocidal, killing on large scale, leading to destruction of large sections of people, मतलब ज़्यादा मात्रा में पर्टिकुलर लोगों को मार देना कंट्री में, उसको बोलते हैं जेनोसाइडल। Once again we will see, under the shadow of the Second World War, Germany had waged a genocidal war which resulted in the mass murder of selected group of innocent civilians of Europe। तो ये जेनोसाइडल वॉर में जर्मनी में क्या किया था, जर्मनी के या यूरोप के सिलेक्टेड ग्रुप को, जैसे जिप्सी हो गए, रशियन हो गए, पोलिश हो गए, ज्यूज हो गए, ऐसे बच्चों को, लोगों को हिटलर ने क्या किया था, मार दिया था। द नंबर ऑफ पीपल किल्ड इंक्लूडेड 6 मिलियन ज्यूज, जो थे इसमें कितने थे, 6 मिलियन ज्यूज। 1 मिलियन इक्वल टू, आपको पता है, तो 6 मिलियन मतलब ज्यूज, देन 2 लाख जिप्सीज, 1 मिलियन पोलिश सिविलियन, 70,000 Germans who were considered mentally and physically disabled beside innumerable political opponents। मतलब जर्मनी के लोग बोल रहे थे कि इतने लोगों को मत मरवाओ, लेकिन उसने जूस, पोलिश
जिप्सी, इनको तो मारा था। उसके जो जर्मन जो मेंटली लाइबल लोग नहीं थे, डिस्टर्ब थे, ऐसे मेंटल लोगों को भी ये क्या करता था, एडोल्फ हिटलर मार देता था। Nazi devised an unprecedented means of killing people, that is by gassing them into various killing centers like ऑशविट्स एक किलिंग सेंटर था जहाँ पर पर्टिकुलर जिप्सी को, पोलिश को या जूस को रखा जाता था और वहाँ पॉइजनस गैस को छोड़ा जाता था। द नुरेम्बर्ग ट्रिब्यूनल सेंटेंस ओनली 11 लीडिंग नाजिस टू डेथ। इतने लोगों को वहाँ मारा था। मैनी अदर्स वेयर इम्प्रिजन्स फॉर लाइफ, और बहुत से लोग लास्ट लाइफ तक जेल में उनको कैद किया था। द रिट्रीब्यूशन डिड कम, येट द पनिशमेंट ऑफ द नाजी वॉज फार शॉर्ट ऑफ द ब्रुटलिटी एंड एक्सटेंट ऑफ देयर क्राइम्स। तो ये जो क्राइम कर रहा था जर्मनी, ये पूरे विश्व में देखा जा रहा था, उसके ऊपर क्रिटिसिज्म हो रहा था। The Allies did not want to be as harsh on defeated Germany as they had been after the First World War। मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तो जर्मनी का हार हुआ ही था, बट सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी वो हारा था। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर जर्मनी हारने के बाद जो इंग्लैंड, फ्रांस और रशिया जो एलिस ग्रुप था, अब वो जर्मनी के ऊपर कुछ पेनल्टी, कुछ पनिशमेंट लगाने वाला था, बट वो इतना हार्श नहीं था। तो वो कैसा था, दैट वी विल अंडरस्टैंड। Everyone came to feel that the rise of Germany could be partly traced back to the German experience at the end of the First World War। अब हर एक को लग रहा था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी थोड़ा सुधर जाएगा। व्हाट वाज दिस एक्सपीरियंस, लेकिन क्या हुआ वो हम देखेंगे। अब रियल स्टोरी चालू होने वाला है, मीन्स द अराइवल ऑफ हिटलर। तो हिटलर का जो भी अराइवल हुआ जर्मनी में, वो कैसा हुआ, दैट वी विल अंडरस्टैंड। तो न्यू टॉपिक वी विल अंडरस्टैंड, दैट इज बर्थ ऑफ वेमायर रिपब्लिक। अब हिटलर पॉलिटिक्स में आने से पहले एक वेमायर रिपब्लिक चल रहा था जर्मनी में, वो क्या था, और फिर बाद में हिटलर को पॉलिटिक्स में कैसा चांस मिला, दैट वी विल अंडरस्टैंड। Germany, a powerful empire in the early years of the 20th century, fought the First World War 1914-1918 alongside the Austrian Empire and against allies England, France and Russia। This is very important information। मतलब अब पूरा स्टार्टिंग से लेसन चालू हो रहा है। आपको पता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अकर्ड from 1914 to 1918। Question can come, when did first world war occur? तो आंसर will be in 1914 to 1918। इतना 14 से 18 तक वो चला। किन के बीच चला? The first world war fought between two group, that is Allies और Axis। अब एलिस के कंट्री कौन से थे? इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया, और एक्सिस के जर्मनी, जापान एंड इटाली। अलॉन्ग साइड
yes. All joined the war enthusiastically, hoping to gain from a quick victory. तो सबको लगा, जर्मनी जापान और इटली को लगा कि नाउ वी विल विन, इसलिए लड़ने लगे दोनों ग्रुप. लिटिल डिड दे रियलाइज दैट द वॉर वुड स्टेज ऑन, eventually draining Europe of all its resources. बाद में सबको पता चलने लगा कि बिकॉज ऑफ दिस वॉर, क्योंकि ये वॉर देखो आप 14 से लेकर 18 तक 4 साल तक ये वॉर चला. तो इसमें यू नो व्हेन देयर इज अ वॉर बिटवीन टू कंट्री, अब यहाँ तो 6-7 कंट्री थे, 3 इधर से 3 उधर से. हम सिंपल एग्जांपल देखते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान का या इंडिया और चाइना का जब वॉर होता था तो कितना हमारा सोल्जर मरता था, कितना हमारा ये डिफेंस इक्विपमेंट्स, हेलीकॉप्टर ले लो, एरोप्लेन ले लो, या हमारे गोला बारूद ले लो, कितना नुकसान होता था. सोल्जर मरते हैं, बहुत नुकसान होता है वार में. इसलिए जनरली वार टालते हैं. एवरी कंट्री इज कीप अ डिस्टेंस अगेंस्ट अ वार, क्योंकि वार में बर्बादी होती है दोनों तरफ से. Little did they realize that the war would stage on, eventually draining Europe of all its resources. मतलब अब यूरोप में ये जो 2 ग्रुप लड़ रहे थे एक दूसरे के खिलाफ, अब ये युद्ध के कारण ड्राई हो रहे थे. मतलब उनका पैसा, डिफेंस इक्विपमेंट ख़त्म हो रहे थे. अब आपको पता है, अब हमने राफेल लिया, एक राफेल का कीमत करोड़ सौ रुपीज़ में होता है. तो अगर वारफेयर में ऐसे राफेल को अगर एनिमी कंट्री ने मार गिराया, तोपों से गिराया नीचे, तो आपको पता है कितना नुकसान होता है. जर्मनी मेड इनिशियल गेन्स बाय ऑक्युपाइंग फ्रांस एंड बेल्जियम. अब शुरू में फर्स्ट वर्ल्ड वार में जर्मनी को विजय मिल रहा था, विक्ट्री मिल रही थी, क्योंकि उसने फ्रांस को और बेल्जियम को जीत लिया था. ये फर्स्ट वर्ल्ड वार की बात हो रही है. उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वार की बात होगी. मतलब वाई हिटलर सुसाइड, उसका ये आंसर है. शुरू से हिटलर का क्या पॉलिसी रहा, अब इसके बाद हिटलर का पॉलिसी चालू होगा. तो हिटलर ने क्या क्या गलत काम किया, बिकॉज ऑफ हिटलर हाउ द सेकेंड वर्ल्ड वार हैपेंड, और फिर बाद में उसको क्यों मरना पड़ा, सुसाइड करने लगा, उसका ये पूरा स्टोरी है. हाउएवर द एलीज स्ट्रेंथेंड बाय द यूएस एंट्री इन 1917 ओन defeating Germany and the Central Powers in November 1918. अब देखो, मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वार में शुरू में जर्मनी ने फ्रांस और बेल्जियम को जीत लिया था. मतलब एक्सिस पावर बढ़ा रहा था, पावर अपनी, और एलिड कम हो रहा था. बट जैसे ही 1917 में यूएस ने एंट्री ली फर्स्ट वर्ल्ड वार में एलिड ग्रुप के साथ, तो फिर जर्मनी का डिफीट हुआ, और 1918 में फिर जर्मनी फर्स्ट वर्ल्ड वार हार चुका था. तो अब जर्मनी गुस्से में था, क्योंकि 1914 से 1918 के बीच जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ उसमें जर्मनी शुरू में जीत रहा था, और बाद में यूएस ने एंट्री ली, और उसके बाद जर्मनी फर्स्ट वर्ल्ड वार हार गया. द डिफीट ऑफ इंपीरियल जर्मनी एंड एब्डिकेशन. एब्डिकेशन एक नया वर्ड है, उसका मीनिंग आप लिख लो. द एब्डिकेशन का मीनिंग होता है द एक्शन ऑफ बीइंग डिपोज्ड फ्रॉम द सीट ऑफ पावर. मतलब किसी को अपने पद से हटा देना. मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद फिर क्या हुआ, वो जर्मनी का राजा का पावर चला गया. एब्डिकेशंस ऑफ द एम्परर गेव एन अपॉर्चुनिटी टू पार्लियामेंट्री पार्टीज टू रिकास्ट जर्मन पॉलिटी. तो आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जर्मनी हार गया था, फिर राजा का पावर चला गया, फिर पार्लियामेंट्री पार्टीज को चांस मिला सरकार बनाने के लिए. कहाँ पर, जर्मनी में. A national assembly met at Weimar and established a democratic constitution with a federal structure. बाद में एक राष्ट्रीय असेंबली वेमायर प्लेस पर स्थापित हुआ, और डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने बनाया, और एक फेडरल स्ट्रक्चर जर्मनी के लिए बनाया. Deputies were now elected to the German parliament और रेस्टाग. तो एक नया वर्ड हमको यहाँ मिला है, डेप्यूटी. डेप्यूटी का मतलब लिख लो आप,
द मीनिंग ऑफ डेप्यूटी इज पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेटिव। डेप्यूटीज मतलब पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेटिव, मतलब जो पार्लियामेंट में बसते हैं ना, बैठते हैं सांसद, हम उनको एमपी बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनको बोला जाता है डेप्यूटीज। तो डेप्यूटीज वेर नाउ इलेक्टेड टू द जर्मन पार्लियामेंट और रेस्टाग। जर्मन पार्लियामेंट को क्या बोलते थे? रेस्टाग। क्वेश्चन कैन कम, व्हाट इज मीन बाय रेस्टाग? तो रेस्टाग का मीनिंग होता है जर्मन पार्लियामेंट। ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल एंड यूनिवर्सल वोट कास्ट बाय ऑल अडल्ट इंक्लूडिंग वीमेन। अब जर्मनी के सभी अडल्ट ने इंक्लूडिंग वीमेन ने वोटिंग किया था और पार्लियामेंट में कुछ सांसदों को जर्मनी का वर्क करने के लिए बैठाया था। This republic, however, was not received well by its own people, largely because of the terms it was forced to accept after Germany's defeat at the end of the First World War. अब ये जो पार्लियामेंट्री सांसद थे उनको लोगों ने जर्मनी के एक्सेप्ट नहीं किया था। क्यों नहीं किया था? क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी के ऊपर कुछ पनिशमेंट एलिस, इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया, इन कंट्री ने लादा था, उनको रिस्पॉन्सिबल पकड़ा था, इसलिए जर्मनी को पेनल्टी देना पड़ा था। और वो बात को इस पार्टी ने, ये सांसदों ने एक्सेप्ट किया था, इसलिए लोग गुस्सा कर रहे थे कि ये कैसे पार्लियामेंट्री सिस्टम है जो जर्मनी के ऊपर पनिशमेंट इंग्लैंड, फ्रांस ने लगाया और उसको एक्सेप्ट कर रहे थे। अब इनके सामने कोई चारा नहीं था क्योंकि जर्मनी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हार चुका था और जर्मनी को वो इंटरनेशनल कोर्ट ने रिस्पॉन्सिबल पकड़ा था और उसके तहत जर्मनी को अब कुछ पैसा या कुछ एरिया इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया को देना था क्योंकि जर्मनी रिस्पॉन्सिबल होता, उसके कारण इतना नुकसान हुआ था तो उसका पनिशमेंट उनको भुगतना पड़ रहा था। तो लोग बोल रहे थे कि ऐसा ट्रीटी क्यों माना? अब उनके सामने पर्याय नहीं था। द पीस ट्रीटी एट The peace treaty at Versailles with the Allies was harsh and humiliating peace। मतलब ये जो नए सांसद बने थे, नई सरकार बनी थी, इनको एलिस कंट्री के साथ समझौता करना पड़ा। अब अगर वो समझौता नहीं करते तो वो इंग्लैंड, फ्रांस और रशिया, एलिस ग्रुप ये सरकार को मार देता, इसलिए उन्होंने वो समझौता करना पड़ा। तो व्हाट वाज दैट ट्रीटी, हम वो अभी देखने वाले हैं। Germany lost its overseas colonies a tenth of its population। मतलब जर्मनी का दूसरे कंट्री में जो भी कॉलोनीज थी वो उसका 10 पार्ट चला गया दूसरे इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया का। 13% ऑफ इट्स टेरिटोरीज चला गया। 75% ऑफ इट्स आयरन एंड 75% आयरन चला गया इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया के साथ। 26% ऑफ इट्स कोल टू फ्रांस, 26% कोल फ्रांस को देना पड़ा। पोलैंड, डेनमार्क एंड लिथुनिया। द एलिट पावर डीमिलिटराइज, एक नया वर्ड हमको मिला है डीमिलिटराइज, इसका मीनिंग होता है रिमूव ट्रूप्स फ्रॉम एन एरिया। डीमिलिटराइज का मतलब होता है रिमूव ट्रूप्स फ्रॉम एन एरिया। मतलब एलाइड पावर्स डिमिलिटराइज जर्मनी टू वीकन इट्स पावर, मतलब जर्मनी का सोल्जर्स को वहाँ से हटाना पड़ा। द वार गिल्ट क्लॉज हेल्ड जर्मनी रिस्पॉन्सिबल फॉर द वॉर एंड डैमेजेस द एलिड कंट्रीज सफर्ड। मतलब एलिड कंट्रीज इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया, यूके, इनको जो नुकसान हुआ उसके लिए जर्मनी को रिस्पॉन्सिबल पकड़ा गया और बोला गया कि वो नुकसान तुम हमको आयरन देके, तुम्हारा कोल देके, पैसा देके हमको वो पूरा करो। जर्मनी वॉज फोर्स्ड टू पे कंपेंसेशंस अमाउंट्स टू 6 पाउंड बिलियन, ये पाउंड का सिंबल है, 6 पाउंड बिलियन। तो एज अ पेनल्टी, एज अ पनिशमेंट 6 पाउंड बिलियन पैसा देना पड़ा अलाइड कंट्रीज को। द एलिड armies also occupied the resource-rich
राइनलैंड फॉर मच ऑफ द 1920s। तो ये अलाइज ग्रुप ने क्या किया, एक राइनलैंड रिच एरिया था, रिसोर्स वहाँ ज़्यादा थे, वो भी ये एलाइड ग्रुप ने जर्मनी से ले लिया। मेनी जर्मन्स हेल्ड द न्यू वेमायर रिपब्लिक रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉट ओनली द डिफीट इन द वॉर बट द डिसग्रेस एट वर्साइल्स। तो जो भी जर्मन लोग थे वो इससे बहुत नाराज हुए, क्योंकि ये जो वेमायर रिपब्लिक में जो संसद अब सरकार बनी थी, उन्होंने ये ट्रीटी को एक्सेप्ट किया। अगर वो ये ट्रीटी को नहीं एक्सेप्ट करते तो एलाइड ग्रुप इंग्लैंड, फ्रांस और रशिया ये सरकार को स्थापित होने न देता और ज़बरदस्ती से कब्जा करता, इसलिए उन्होंने उनको वो पहली बात माननी पड़ी। तो डियर स्टूडेंट, दिस वाज ऑल अबाउट दिस पार्ट। remaining part will continue in next part. Till then, goodbye.